बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए एक असूल हमेशा याद रखें। आप जब भी ज़िंदगी में मायूस होने लगें, डीमोरल होने लगें, तो एक फार्मूला जो हमारे खाल के कायनात ने हमें बताया है उस पर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों और उम्मीदों से भर जाएगी। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मालिक का शुक्र अदा करें जिसने आपको अनगिनत नेमतों से नवाजा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे हम तुम्हें और ज़्यादा देंगे। अज़ीज़ तलबा व तालबात, आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 का पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। इसमें इस पहले लेक्चर में हम आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाएंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये बात क्लियर करनी है कि प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज होता है, आप ज़रा ये सोचें कि उसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, कि गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्या है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। इस सवाल का जवाब अगर हम समझना चाहते हैं तो पहले ये तसव्वुर करें, ये जहन में एक कंसेप्ट लाएं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये जो एनर्जी ये वो हमेशा फूड से लेता है। ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए एनर्जी इस्तेमाल करता है और ये एनर्जी उसको फूड से मिलती है। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये फूड से एनर्जी किस तरह से लेता है तो हमें और बात क्लियर हो जाएगी। फूड दरअसल जो है इसमें बेसिक एक एनर्जी बॉन्ड होता है जिसको हम कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स में भी पाया जाता है और फैट्स में भी पाया जाता है, दोनों ही मेजर एनर्जी के सोर्सेज। ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इससे दो कंपाउंड बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। लेकिन इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जब ये इसको ब्रेक कर दिया जाता है तो नतीजतन हमें इससे क्या हासिल होता है, वी गॉट एनर्जी, हमें इससे एनर्जी मिल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए इसको क्या रिक्वायर है, इसको ऑक्सीजन दरकार होती है। अब ये ऑक्सीजन इसको एनवायरनमेंट से लेनी पड़ेगी, इसलिए गैसेस का इनटेक ज़रूरी है। बॉन्ड तभी टूटेगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी और ऑक्सीजन बॉडी में अवेलेबल बिल्कुल नहीं होती जब तक उसे बाहर के एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर ना लाया जा सके। ओके, अब आ गई है तो पहला हमें पता चल गया कि पहला इनका जो रिक्वायरमेंट है वो ऑक्सीजन की है। पता चल गया क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसकी मदद से उन्हें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। ये एज अ वेस्ट गैस प्रोड्यूस हो रही, ये टॉक्सिक, ये बड़ी जल्दी बॉडी सॉल्यूशंस में डिज़ोल्व हो जाती और टॉक्सिक होती, तो वो बड़ी तेज़ी से बॉडी को, सेल्स को, टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाती। वो प्लांट, वो एनिमल, वो इसको फ़ौरन बॉडी से रिमूव करेगा। अब ये देखें कि यहाँ पे वो बात क्लियर होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पेश आती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की मदद से कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ा जाता है, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। वी कॉल इट सेलुलर
रेस्पिरेशन। तो बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन को आप बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि खुराक में मौजूद, क्योंकि ये खुराक है, खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है और उससे एनर्जी हासिल की जाती है। इस अमल को सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड्स with the help of oxygen is called cellular respiration. Let's see हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि this is the breakdown of carbon to hydrogen bonds present in food by using oxygen. This process is called cellular respiration. ये cellular respiration कहलाता है। लेकिन cellular respiration हर ऑर्गेनिज्म की एक ज़रूरत, हर ऑर्गेनिज्म की एक ज़रूरत। अब सेलुलर रेस्पिरेशन से आगे हमें दो और कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं। जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दो टर्म्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स के जहन में कंफ्यूज हो जाती हैं। अब हम ब्रीदिंग और गैशियस एक्सचेंज के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। गैशियस एक्सचेंज जो है और ब्रीदिंग दोनों एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ हैं। ब्रीदिंग का आम सादा उर्दू में मतलब सांस लेने का अमल, क्योंकि साथ साथ हम उर्दू मीडियम के बच्चों को भी लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ब्रीदिंग सांस लेने का अमल, अमले तनफ़्फ़ुस कहा जाता है इसे उर्दू में। ठीक है, अब अमले तनफ़्फ़ुस क्या है या ब्रीदिंग का अमल दरअसल है क्या? ब्रीदिंग का अमल ये है कि जब हवा को हम अंदर लेके जाते हैं, तो हम अंदर इसे क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हम इससे ऑक्सीजन हासिल करना चाहते हैं। ये पहला स्टेप है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग के पहले स्टेप में हम क्या कहते हैं? टेकिंग एयर इन, किस लिए? टू गेट ऑक्सीजन, ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल की जा सके। ये इसका पहला स्टेप है। दिस इज इट्स फर्स्ट स्टेप। ओके, हमने ऑक्सीजन हासिल कर ली। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के नतीजे में, सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी, उसको रिमूव करना। साथ इस एयर को हम रिमूव करेंगे और एयर को रिमूव करने का मकसद क्या होगा? उस कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाना, उससे जान छुड़ाना, क्योंकि वो टॉक्सिक है। सो दिस इज सेकंड स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में हमने क्या कहा? हवा को अंदर लेके जाना ताकि उससे ऑक्सीजन हासिल की जा सके, और दूसरे स्टेप में हम ये कह रहे हैं कि हवा को बाहर निकालना ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाया जा सके। सो रिमूविंग एयर टू गेट rid of कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, ये हो गया जी ब्रीदिंग। अब गैसियस एक्सचेंज क्या है? गैसियस एक्सचेंज वेरी सिंपली कि ऑक्सीजन को हासिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। सो हम कहेंगे दिस इज taking oxygen in and removing carbon dioxide and removing carbon. This is called gaseous exchange. So अजीज तलबा व तालिबात, हमारे आज के लेक्चर की जो दूसरी सब हेडिंग है उसकी हम बात करते हैं, जिसमें हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस करना है। ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, तो इसको ज़रा अच्छी तरह समझिएगा।
प्लांट्स जो हैं इनके पास गैसियस एक्सचेंज करने के लिए कोई ख़ास सिस्टम मौजूद नहीं है। जैसे कि एनिमल्स के पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, ऐसे प्लांट्स के पास कोई सिस्टम नहीं है। प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करने के लिए आमतौर पे सबसे ज़्यादा स्टोमेटा को यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि प्लांट्स इनके ज़रिए किस तरह से गैसियस एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स को गैसियस एक्सचेंज करने के लिए दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना होगा। वन इज स्टोमेटा एंड अदर वन इज लेंटिसल्स। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं कि असल में स्टोमेटा हैं क्या, इसके कंसेप्ट को समझते, वहाँ से आप इसको खुद ही डिफाइन कर लेंगे। आप याद रखें कि स्टोमेटा जो हैं जो प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं ज़्यादातर, या प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। दो जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन लीव्स और ग्रीन पार्ट्स। जैसे कि जो नए स्टेम होते हैं, यंग स्टेम, वो भी ग्रीन होते हैं बेटा, उसमें भी स्टोमेटा प्रेजेंट हो सकते हैं। सो बहरहाल ये दो आम तौर पे लोकेशंस में ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्टोमेटा को के लिए, इसको समझने के लिए सबसे आसान बात ये है कि क्यों ना हम इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, जो हमें लेबॉर्ट्री में जब इसके लीफ को हम एग्जामिन करते हैं तो हमें इसका स्ट्रक्चर किस तरह का वहाँ पे देखने को मिलता है। ये हमारे सामने एक लीफ है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। हम कह लें कि इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, बल्कि माइक्रोस्कोप के नीचे हमें कैसे नजर आता है। माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा जाता है तो हमें असल में लीफ इस तरह से नज़र आता है कि वो दो सेल्स की लेयर के दरमियान टिश्यूज़ के बंडल्स प्रेजेंट हैं, और ये जो अपर लेयर है और लोअर लेयर है, दोनों जो हैं एपिडर्मिस। बोथ आर एपिडर्मिस। दिस इज आल्सो एपिडर्मिस। ओके, लेकिन क्योंकि ये अपर पोजीशन में प्रेजेंट है तो इसको हम डिफरेंशिएट करने के लिए अपर एपिडर्मिस कह देते हैं, और ये लोअर पोजीशन में है इसलिए इसको हम लोअर एपिडर्मिस कह लेते हैं। सो लोअर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स जो है वो मॉडिफाई होते हैं जी। उनकी शेप जो है वो नॉर्मल सेल्स से बहुत डिफरेंट होती है। ठीक है, इन सेल्स को, इस तरह के सेल्स को हम गार्ड सेल्स कहते हैं। We call them guard cells। ये गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और गार्ड सेल्स के दरमियान में ये देखिए, गार्ड सेल्स की अगर आप शक्ल देखें तो ये बीन शेप्ड होते हैं। बीन शेप्ड, लोबिये के बीज की शक्ल के होते हैं, बीन शेप्ड होते हैं। ओके, तो अब इनके अंदर जो पोर्स, जो सुराख हमें नजर आते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। लेकिन आप ये स्टोमेटा की लोकेशन तो समझ चुके हैं कि स्टोमेटा हैं क्या। आप अगर आप इसको यहाँ से डिफाइन करना चाहें, बिल्कुल सादा डेफिनेशन आप ये कह सकते हैं कि स्टोमेटा ऐसे सुराख हैं जो पत्ते के लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं और गार्ड सेल्स के दरमियान में होते हैं। लेकिन यहाँ से आपको ये ज़रूरी है कि आप इसकी कंप्लीट एनाटॉमी समझ लें लीफ की। बेसिकली तो दो एपिडर्मल लेयर्स हैं, लेकिन इन एपिडर्मल लेयर्स के दरमियान इसके फ़ौरन बाद जो है, फ़ौरन बाद मेन फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उनको आप मीजोफिल सेल्स कहते हैं। दीज आर मीजोफिल्स। ठीक है जी, और मीजोफिल्स दोनों तरफ ही होंगे, दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और मीजोफिल के बाद जो है उसके सेंटर में मटेरियल्स को ट्रांसफर करने के लिए वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल्स जिनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं।
जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। सो ये लीव का स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बनाया, लेकिन इसमें जो रिमूवल ऑफ, तो अब ये हमने लीव का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा यहाँ पे इसको समझ लिया। अब ये देखिए कि इसमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होती है। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। फोटोसिंथेसिस की जो लोकेशन है वो आमतौर पे मीजोफिल्स होती है। सबसे ज़्यादा मीजोफिल्स किसी भी प्लांट के जो पोर्शंस में, किस सेल्स में होती है, वो मीजोफिल्स में होती है। सो मीजोफिल्स में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो डेफिनेटली वहाँ पे ही गैसेस की ज़रूरत होगी। और वहीं पे वेस्ट गैसेस भी प्रोड्यूस हो रही होंगी, जैसे कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। तो क्या होगा कि गैस यहाँ से जो ऑक्सीजन है वेस्ट गैस की सूरत में यहाँ से निकलेगी और ये स्टोमेटा के थ्रू होती हुई वो लीफ से बाहर निकल जाएगी। सो स्टोमेटा दो काम करेगा। एक तो ये ऑक्सीजन को रिमूव करने में रोल प्ले करेगा, लेकिन ऑक्सीजन को रिमूव करने के अलावा इसका एक और काम भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी कंटिन्यूसली पौधे को ज़रूरत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में होगी वो भी इसी स्टोमेटा के थ्रू जो है वो लीफ के अंदर एंटर होगी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी उसके थ्रू इसमें एंटर होगी। सो ये है स्टोमेटा के थ्रू। अब आते हैं हम लेंटिसेल्स के बारे में बात करते हैं कि लेंटिसेल्स किस तरह गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। पहले ये समझें कि जो प्लांट के स्टेम्स हैं, उनके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बार्क कहते हैं। बार्क आमतौर पे डेड सेल्स की होती है और बार्क के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, कंटेन सम पोर्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। ये पोर्स जो हैं, ये पोर्स लेंटिसेल्स कहलाते हैं। ओके, सो हम डिफाइन करें। अगर इसमें ये देखें कि ये वाले जो पोर्स हैं, अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। आप ये कहेंगे कि इन द स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स, ये भी याद रखें कि ये जो हम बार्क की बात कर रहे हैं ये सिर्फ वुडी प्लांट्स की बात हो रही है जिनके स्टेम्स में वुड प्रेजेंट होती है। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि टोमेटो है, इसमें वुड नहीं होती, तो उसकी बात नहीं हो रही। वुडी प्लांट्स के स्टेम की बार्क में जो पोर्स होते हैं उसको लेंटिसेल्स कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा डिफाइन करता हूँ कि वुडी प्लांट्स के स्टेम की बार्क में मौजूद सुराखों को लेंटिसेल्स कहा जाता है। तो आप इसे प्रॉपरली इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये इस तरह कह लें कि दीज आर ओपनिंग्स दोज आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ स्टेम ऑफ वुडी प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड लेंटिसेल्स। ये दूसरा तरीका है कि इसके ज़रिए गैसियस एक्सचेंज की जाती है। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ तक मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको इसमें से ज़्यादातर बातें समझ आई होंगी। इसके बावजूद अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन्स हों, कोई क्वेश्चंस हों, तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछें। हमें बहुत खुशी होगी आपके सवालों के जवाब देकर। अल्लाह हाफिज़।